वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जब से राजनीतिक दलों ने किसी भी तरह सत्ता पाने के समीकरण साधने शुरू किए हैं, तब से राजनीति में सिद्धांतों की जगह बाकी सारी चीज़ें प्रभावी होती चली गई हैं। उसमें बाहुबल, धनबल, जाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि को तो जगह मिली ही है। ऐसे प्रत्याशियों का मोल बढ़ गया है जो किसी भी तरह अपनी सीट जीत सकते हैं। यही वजह है कि दल बदल विरोधी कानून होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में सांसदों विधायकों के पाला बदलने की प्रवृत्ति फिर से तेज हो उठी है। इस तरह कई राज्यों में ऐसे दल सत्ता पर काबिज हो गए जिनके पास बहुमत नहीं था, पर दूसरे दल के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ला सके। अभी 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में तो जैसे सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे कई विधायक हैं जो अपनी पार्टी की स्थिति डावाडोल देख दूसरी पार्टी में जगह बनाने की कोशिश करते देखे गए या देखे जा रहे हैं। पंजाब में तो एक विधायक ने पिछले 1.5 महीने में 3 बार पार्टी बदली। ऐसे ही कई विधायक गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखे गए। उत्तर प्रदेश में तो सत्ताधारी दल से टूटकर जीत की संभावना वाले दल में शामिल होने वाले विधायकों का तांता सा लग गया था। इस तरह नेताओं के पाला बदलने से लोकतंत्र जैसे मजाक बन गया है। धन्य हैं वे राजनीतिक दल भी जो ऐसे विधायकों से गलबहियां कर लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में राजनीति का भी कारपोरेटीकरण हो गया है। जहां वेतन अधिक मिला वहीं नौकरी पकड़ ली। राजनेताओं को भी पार्टी के सिद्धांत और उसके या फिर समाज और देश के प्रति निष्ठा से ज़्यादा सत्ता में जगह पाने का सिद्धांत महत्वपूर्ण लगता है। वे अब सत्ता से कतई बाहर रहना नहीं चाहते। राजनीतिक दलों को भी अगर कोई नेता ऐसा मिलता है जिसके चुनाव जीतने की गारंटी लगती हो, वे उसे गले लगा लेते हैं। नेता का चरित्र देखने की जहमत भी नहीं उठाते। यही वजह है कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की तादाद लगातार बढ़ती गई है। बेशक इसे लेकर अदालतें तल्ख टिप्पणियां करती रही हों, पर राजनीतिक दलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें इस मामले में एक मूक सहमति सी भी जान पड़ती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के समय कई नेता इधर से उधर गए। उनमें से कुछ चुनाव जीत भी गए, मगर किसी भी दल ने उन पर दल बदल कानून के जरिए कार्रवाई की ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए कि ऐसा करने से एक का राज्यसभा में अपना समीकरण गड़बड़ हो रहा था तो दूसरे का विधानसभा में। हर नेता किसी पार्टी में इसीलिए जाता है कि उसे टिकट मिलेगा और वह चुनाव जीत कर सत्ता में पहुंचेगा। मगर पिछले कुछ साल पहले तक हर पार्टी की पहचान उसके कुछ सिद्धांत हुआ करते थे। लोग हारते या जीतते सत्ता से बाहर रहा करते थे, पर उनकी निष्ठा अपने दल के साथ जुड़ी होती थी।
वह अब खत्म हो गया है। यही वजह है कि हर चुनाव के वक्त दल बदल की प्रक्रिया तेज होती जाती है। कुछ राजनीतिक दल खुद भी दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं कही जा सकती। राजनेता तो शायद ही अपनी इस आदत से बाज आएं, पर इसमें मतदाता की जिम्मेदारी और उसका विवेक भी प्रश्नांकित होने लगा है। भारत ने 54 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाने का जो फैसला किया वह इसलिए आवश्यक था क्योंकि इनमें से कुछ पहले ही प्रतिबंधित कर दिए गए थे, लेकिन वे नाम बदलकर फिर से आ गए थे। चूंकि चीनी कंपनियां इस तरह का छल आगे भी कर सकती हैं, इसलिए भारत सरकार को सतर्क रहना होगा। चीनी ऐप न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि उनमें से कुछ धोखाधड़ी का जरिया बनते हैं, तो कुछ भारतीयों का डाटा चुराने का काम करते हैं। भारत अब तक करीब 250 चीनी ऐप प्रतिबंधित कर चुका है। चीनी ऐप के खिलाफ भारत की ताज़ा कार्रवाई के बाद यह कहना कठिन है कि चीन की सेहत पर कोई खास असर पड़ेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह सीमा विवाद को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। उसके इसी अड़ियल रवैये का उल्लेख करते हुए गत दिवस मेलबर्न में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध का मूल कारण चीन द्वारा लिखित समझौतों का उल्लंघन करना है। ऑस्ट्रेलियाई विदेशी मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह कहने में भी कोई संकोच नहीं किया कि जब कोई बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं को धता बताता है, तब पूरे विश्व समुदाय के लिए चिंता पैदा करता है। चीन एक अरसे से केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देशों के खिलाफ आक्रामक और अतिक्रमणकारी रवैया अपनाए हुए है। इसके अलावा वह जहां कई छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें एक तरह से अपना उपनिवेश बनाने में लगा हुआ है, वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यह ठीक है कि भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की भागीदारी वाला संगठन क्वाड चीन की आक्रामकता का संज्ञान लेने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी हरकतों की निंदा करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। इस संगठन को चीन की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इस क्रम में भारत को अपने स्तर पर कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। इस मामले में सबसे पहला काम चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने का करना होगा। यद्यपि लद्दाख में चीनी सेना से खूनी झड़प और उसमें उसे सबक सिखाने के बाद भारत की ओर से ऐसे कई कदम उठाए गए जिससे चीन पर आर्थिक निर्भरता कम हो, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। समस्या केवल यह नहीं कि चीनी वस्तुओं का आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि यह भी है कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है। चीन को सही सबक सिखाने के लिए भारत को इस स्थिति से
निकलने के लिए कमर कसनी ही होगी। स्टॉप।